वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल सौरभ पारसी क्लासेस में। तो लास्ट टाइम पे हमने क्या था कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के रिगार्डिंग हमने बातें सीखी थी। कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, बट वो प्रॉपर नहीं था। केवल हमने डेफिनेशन सीखी थी और फिर उसके बाद हमने जो सीखा था वो हमने लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा था, जिसमें हमने ये सीखा था कि अगर डिटर्मिनेंट पॉसिबल है यानी नॉट इक्वल टू अगर जीरो आता है तो उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं और इनवर्स भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा टॉपिक उस दिन मार्कर के में इंक ना होने की वजह से अधूरा रह गया था, क्योंकि मार्कर दम दे गया था, हमारा खत्म हो गई थी मामले की कहानी उसकी मार्कर की। तो आज उस चीज को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। फिलहाल के लिए हम क्वेश्चन नोट करेंगे और उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, तरीके को सीखेंगे कि जो हमने लास्ट टाइम पे सीखा था वो एक्चुअल में हमें समझ में आया या नहीं आया। तो देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड बेटा, जिसमें हम क्वेश्चन डाल देते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 3x प्लस 2y, यहाँ पे 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। हमारे पास ये है। तो पहले तो हमें पता है कि जब हमारे पास ऐसे इक्वेशन दे रखी हो और हमसे बोला जाए मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कीजिए, तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले तो हमें फॉर्मेट डालनी पड़ेगी जो होती है ax बराबर b, जिसमें x इज इक्वल टू होता है a इनवर्स b। फिलहाल मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा बेटा। ax इज इक्वल टू b पर अगर मैं लेता हूं तो a क्या होता है बेटा इस इक्वेशन में, तो ये जितने भी कोएफिशिएंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा ये सारे के सारे a बन जाएंगे, आपके बन गए बेटा आपके। यहाँ पर x की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ x होगा, y होगा और यहाँ पे z होगा, बिकॉज वी हैव 3 वेरिएबल्स बेटा, जिसमें हमें इनमें x y z की वैल्यू निकालनी है। इज इक्वल टू b का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा एंड 4 हो जाएगा बेटा। आई थिंक आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। नाउ अब हम बात करेंगे बेटा इसको सॉल्व करने की। तो हमें इस a का a इनवर्स निकालना है। तो मैंने आपको बता चुका हूं कि a इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको फिर से बोल दे रहा हूं कि a इनवर्स बराबर होता है बेटा एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। लेकिन सबसे पहले आपके पास में डिटर्मिनेंट a होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है देन यू कैन फाइंड a इनवर्स, अदरवाइज यू कैन नॉट। देन अब हम क्या करेंगे बेटा, इस चीज को समझिए बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है बेटा, मैंने लास्ट टाइम पे भी आपको बताया था एंड देन अगेन फिर आप लोगों को मैं बोल रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज। इफ यू डू नॉट लर्न दिस टॉपिक देन यू विल लूज 6 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you should take care of it and you should properly learn it। चलो अब जरा इसको बात कर लेते हैं। a इनवर्स से पहले हमें निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a, लेकिन हम क्या करेंगे पहले तो डिटर्मिनेंट a निकालने के लिए, क्योंकि ये मैट्रिक्स की तरह से होता है, तो इस a का अगर हम डिटर्मिनेंट a निकालते हैं तो कितना निकल कर आएगा, पहले तो हम उस चीज की बात कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर होगा 3, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा -3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, एक्स्ट्रा में माइनस होता है प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस या माइनस आएगा और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो गया +2, यहाँ पे 4 और ये -4 + 4, ठीक है। और यहाँ बेटा क्या हो जाएगा बेटा +3। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा बेटा, तो माइनस के 6 एंड माइनस का 4, देन सॉल्व करेंगे बेटा इसको, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा +2, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा +3, यहाँ हो जाएगा बेटा माइनस के 10। आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा बेटा 8 2 या 16, यहाँ हो जाएगा बेटा माइनस के 30, -30 और 13 कितना, 3 कितना हुआ बेटा माइनस के 33, माइनस के 33। अब 16 प्लस करना है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 13 में 6 गए 7, 2 में से 1 गए 1 17, यानी कि आंसर कितना आ गया बेटा -17।
तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है। तो आपको पता चल गया होगा कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं बेटा। अगर आपको ये पता चल गया कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, देन यू विल हैव देन डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, -17, विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 देन यू कैन फाइंड ए इनवर्स। देन अब हम बात करेंगे एडजॉइंट ए की, और एडजॉइंट ए निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, आपको C11। एक चीज और मैं बता दूं बेटा, आप लोग बहुत से बच्चे ये कह रहे होंगे कि सर बोर्ड बुक में तो हमने किसी भी बुक में C तो देखा ही नहीं सर, कोफैक्टर के लिए आपने हमें C बताया हुआ तो C तो है नहीं सर, कैपिटल A से डिनोट किया जा रहा है बेटा। तो बेटा इट इज अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह से उसे समझते हैं बेटा। तो अगर आप उसे C ले लेंगे तो कोफैक्टर में नेम के अकॉर्डिंग ले रहा हूं तो आपको इजीली समझ में आएगा। A और A में कंफ्यूजन होगा, बिकॉज स्मॉल a से हम एलिमेंट को डिनोट करते हैं AIJ, और कैपिटल A उसका कोफैक्टर के रिगार्डिंग काम करने लग जाएगा। तो अच्छा है कि हम उसे अलग से लें। बाकी आपके ऊपर है कि आप इस कोफैक्टर के डिनोशन को कि आप चाहे C से डिनोट कर लीजिए और चाहे का आप इसे कैपिटल A से डिनोट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो C11 कैसे निकालेंगे, तो C11 निकालने का तरीका होगा बेटा 2 और यहाँ -3, 2 और यहाँ -3, और ये कैसे चलेगा बेटा, प्लस में। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना है ना, -1 C12 निकालूंगा तो C12 कितना हो जाएगा बेटा, ये ऐसे। तो देखिए दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को सभी को, तो 2 2 जा 4 प्लस 4, 2 2 जा 4 प्लस 4, यानी कुल मिलाकर 8, लेकिन क्या है कि माइनस के, तो ये -8। C13 की बात करूंगा बेटा, तो C13 ये ऐसे छिप गया, पहली रो के तीसरे कॉलम का एलिमेंट छिप गया बेटा, उसकी रो उसकी कॉलम जो दिख रहा है उसमें क्रॉस, तो 2 3 जा 6, -6 और यहाँ -4। अब प्लस माइनस, अगला स्टेप प्लस का आएगा बेटा, तो माइनस का यहाँ 10 हो जाएगा। C21 की बात करूंगा बेटा, तो 21 ऐसे होगा, तो 2 2 जा 4 यानी -4, और ये देखिए ऐसे है ना, 21 ऐसे छिप गया, तो 2 2 जा 4, और यहाँ से यहाँ करूंगा तो प्लस के 9, तो यहाँ हो जाएगा 9 में 4 गए तो कितना 5 का है बेटा, प्लस का, बट प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पर आपका माइनस, तो ये -5। अब आप कहेंगे सर ये ऐसा क्यों करें, तो मैंने आपको बताया था बेटा कि CIJ मेरी वीडियो है, आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट की, मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, सारी की सारी उसमें पर्टिकुलर चैप्टर वाइज आपको मिलती रहेंगी बेटा। मैंने आपको बताया था कि CIJ क्या होता है बेटा, -1 की पावर I प्लस जे, और यहाँ होता है बेटा MIJ। अगर मैं इसमें साइन ना लगाऊं, ये साइन ना लगाऊं, तो ये जो निकल कर आ रहे हैं ये MIJ है, M11 M12 M13 M21 M22, इस तरह से साइन लगा देता हूं तो वो कोफैक्टर बन जाएंगे आपके। अगला मैं ले लेता हूं C22 निकालने के लिए, तो C22 कैसे निकलेगा बेटा, देखिए ये ऐसे, ये वाला एलिमेंट का ये छिपेगा, क्या रह जाएगा, 3 2 जा 6 और -12, 3 2 जा 6 -12। अब कितना आया बेटा, -6, लेकिन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा। नेक्स्ट C23 की बात करूंगा बेटा, तो C23 कैसे निकालूंगा, दूसरे एलिमेंट का दूसरी रो के तीसरे कॉलम के एलिमेंट, तो ये छिप गया, क्या रह गया, 3 3 जा 9 माइनस के, और यहाँ माइनस का 8, तो माइनस का 1, लेकिन प्लस का हो जाएगा। देखिए फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, प्लस का 8 हो जाएगा ना, प्लस का 8, तो माइनस का 1 आ जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट। C23 के बाद C31 निकालेंगे, तो C31 के लिए आप समझ में आ गया होगा क्या करना है बेटा, 31, तो प्लस का 2 हो जाएगा, देन माइनस का 3 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर आंसर -1 आएगा। देन प्लस माइनस, अगला ये प्लस चलना था हमारा, तो ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। 3 2 की बात करूंगा बेटा, 3 2 का मतलब ये और ये छिपेगा, तो -3 और -6, -3 और -6, फिर से देख लीजिए 2 है और ये है, तो -3 और -6, तो ये -9 जो कि प्लस का हो जाएगा बेटा। अब लास्ट C33 निकालूंगा बेटा, तो C33 कितना हो जाएगा बेटा, देखिए जरा, C33 ये ऐसे 3 प्लस का 4, 3 प्लस का 4, और जिनको ये समझ में नहीं आया बेटा, मैंने माइनर फैक्टर को फैक्टर करके एक वीडियो बनाई हुई है, आप उससे और अच्छे से समझ सकते हैं। तो 4 और 3 7 हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस और ये प्लस हो जाएगा बेटा, आपको समझ में आ गया। तो आप फिर से देख लेते हैं एक बार, 3 माइनस माइनस प्लस 4, तो 7 हो गया।
तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा किस तरह से जब हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं बेटा तो उसके बाद हमें एक मैट्रिक्स बनानी होती है बेटा। इसे रफ कर देता हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक मैट्रिक्स बनानी होती है तो एक मैट्रिक्स बना लेते हैं बेटा। C11 से है ना तो -1 -8 -10, यहाँ पे -5, यहाँ -6, यहाँ 1, यहाँ पे बेटा -1, यहाँ पे 9 और यहाँ पे बेटा 7 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, एडजॉइंट ए निकालना है। क्या निकालना है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, अब ये जो मैट्रिक्स आई कोफैक्टर से बनाने पर जो मैट्रिक्स आई उसका मैं ट्रांसपोज कर दूंगा बेटा। तो मैं यहां से रफ कर दूं, यहां से मैं रफ कर दूं ये चीज। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए अगर हमें निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा बेटा। अब मुझे इसका ट्रांसपोज कर देना है तो ट्रांसपोज करूंगा तो रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देना है। तो -1 -8 और -10, यहाँ पर अगला हो जाएगा -5 -6 एंड 1, यहाँ -1, यहाँ 9 और यहाँ पे 7। एडजॉइंट ए आ गया। अब ए इनवर्स निकालेंगे बेटा तो ए इनवर्स कितना निकलेगा, एडजॉइंट ए कितना था, यही था -1 -5 -1, यहाँ -8 -6 एंड 9, यहाँ पे बेटा -10 1 एंड यहाँ पर 7 और अपॉन डिटर्मिनेंट ए, यही तो फॉर्मूला बताया था मैंने। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई थी, -17 आई थी। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे 1/17 करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/17, देन 1 5 1, यहाँ 8, यहाँ 6, यहाँ पे -9, यहाँ 10, यहाँ -1, यहाँ पे -7 बेटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ए इनवर्स आ गया। अब मैं यहाँ से कहानी को रफ कर रहा हूँ बेटा, जरा देखिएगा आप लोग। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा, ज्यादा देखिए x की वैल्यू क्या होती है, x y और z होती है और a इनवर्स की वैल्यू कितनी है, 1/17। फिर आपको क्या करना है बेटा, देखिए जरा, हाँ 1 5 1, यहाँ पे 8 6 -9, यहाँ पर 10, यहाँ -1 और यहाँ -7 बेटा। ये हो गया हमारे पास में नोट। देन हम क्या करेंगे बेटा, जरा देखिए b, ए इनवर्स तो आ गया हमारे पास में। अब हम b करेंगे तो जरा देखिए बेटा b कितना है हमारे पास में, b कितना है बेटा हमारे पास, b यही तो होता है 8 1 4, तो 8 1 एंड 4। देन सॉल्व करूंगा तो 1/17 और यहाँ पे ये रो है मेरे पास और ये बेटा मेरे पास कॉलम है। देन 1 का 8 में मल्टीप्लाई 8 हो गया, 5 का मल्टीप्लाई 1 में 5 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तो 4 हो गया। देन 8 का मल्टीप्लाई 8 में करूंगा 64 हो गया, 6 का 1 में करूंगा तो 6 हो गया, 9 का 4 में करूंगा तो -36 हो गया। देन 10 का 8 में करूंगा तो 80 हो गया, -1 का 1 में करूंगा तो -1 हो गया, -7 का 4 में करूंगा तो -28 हो गया बेटा। देन मैं इसे सॉल्व करूंगा बेटा तो देखना जरा, 1/17 हो गया। तो जरा देखिए 8/13 4 17 हो गया, 64 और 6 कितना होगा बेटा 70। अब 70 में से 36 माइनस करूंगा तो 10 में से 4 गए 6, 6 में 3 गए 3, 34 आ गया बेटा। अब यहाँ पे 80 और 29, 80 में से 29 माइनस करो बेटा तो 1 7 में 2 में 5, यानी यहाँ पे कितना आ गया बेटा 51 आ गया। अब 17 का डिवाइड इसमें दूंगा तो 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। तो कुल मिलाकर x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई और z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम किसी मैट्रिक्स मेथड से किस प्रकार से x y z जैसे वेरिएबल्स यानी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स मेथड से किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं एक वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ, लेकिन मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। उस क्वेश्चन को अब आप लोगों को होमवर्क दूंगा और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बताइए x और y और z की वैल्यू कितनी आप लोगों की आती है। तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर, जितने भी बच्चे वीडियो देखते हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर देखते हैं, उसे छोड़ देते हैं बेटा। अगर उसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कृपया कर लाइक कर दिया करें।
और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बेटा, जिससे उनका भी थोड़ा सा प्रॉफिट हो सके, क्योंकि क्लासेस रेगुलर बेस में चल रही हैं, चैप्टर वाइज आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं बेटा, हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक है। मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि विच इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि कौन सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है फॉर ऑन द बिहाफ ऑफ एग्जामिनेशन बेटा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा। बाकी अब आपने 10th क्लास में, छोटी क्लासेस में लीनियर इक्वेशन बनाना सीखा होगा बेटा, तो अब उसी से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आता है जो पेपर में पूछ लिया जाता है थोड़ा सा, कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए वो आपसे कहता है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। क्वेश्चन दिया उसने, वो बोलता है द सम ऑफ 3 नंबर इज 6 if we multiply third number by 3 and add second number to it, और इसमें वो दूसरे नंबर को ऐड कर देता है, देन क्या होता है, वी गेट 11, ठीक है, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर we get double of the second number, represent it algebraically and find the numbers by using मैट्रिक्स मेथड। बेटा ध्यान रखना, अगर मैट्रिक्स मेथड लिखा हुआ आ जाता है ना, तो आपको फिर मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करना है बेटा जी। अगर आपको लिखा आ जाता है मैट्रिक्स मेथड, तो मैट्रिक्स मेथड से करना, आगे पता चला 10th वाला तरीका लगा के एलिमिनेशन लगाया ना, देन आंसर, और कहो हमारे तो 6 नंबर कंफर्म हो गए, तो 6 नंबर तो मिलने ही नहीं है बेटा जी, आपको कुछ नहीं मिलेगा उस केस में। तो ध्यान रखना इस चीज का बेटा जी, आपको बहुत बारीकी से। फिलहाल ये क्वेश्चन आप लोगों के पास में है सामने, ये इस तरह की फॉर्मेट में क्वेश्चन और आता है बेटा, जो बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। थोड़ा सा लेवल और भी इससे अच्छे हो सकते हैं, तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो क्वेश्चन समझ में और आएंगे कि हम किस तरह से और क्वेश्चन को समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ, और क्योंकि आप 10th कर आए हैं, 11th कर आए हैं, तो बेटा आपको इस तरह की लैंग्वेज बनाना आती होगी। फिलहाल मैं एक एक करके क्वेश्चन लूंगा, मैं समझाने के ब्याह पर मैं अलग कलर का यूज कर लेता हूं, जिससे कि आप लोगों को भी इजीली समझ में आए कि क्या मतलब है उस चीज का। जैसे मान लीजिए अब आपसे यहाँ क्या क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स, देखिए यहाँ पर सम ऑफ 3 नंबर्स कितना है, 6 है। तो 3 नंबर का मतलब मैं मान ले रहा हूँ, लेट द 3 नंबर्स आर क्या है बेटा, x, y एंड z रेस्पेक्टिवली। समझ में आ गया होगा बेटा, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि पहला है तो x होगा, दूसरा है तो y होगा, तीसरा है तो z होगा। अगर ऐसा है बेटा, तो यहाँ पर देखिए और क्या क्या चीजें आप कर देख सकते हैं। अब आगे देखिए, अब आगे क्या कहता है बेटा, अब आगे कहता है इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर, हमारे पास तीसरा नंबर क्या है बेटा, जरा ये बताइए। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, थर्ड नंबर क्या बेटा, z, अगर वो थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3z बनेगा, एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट, और सेकंड नंबर को इसमें प्लस कर देता है बेटा। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट वी गेट 11, तो हमें कितना मिल जाता है बेटा, 11 मिल जाता है। हमने ये 3 नंबर तो मान लिया, लेकिन हमने इस लाइन को तो पूरा लिखा ही नहीं बेटा, तो इसको आप यहाँ पे और लिख लेते हैं।
तो तीनों का सम कितना दिया हुआ उसने 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 6 ले लिया, तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है, ये इक्वेशन सेकंड हो जाती है बेटा हमारे पास में। नाउ अब हम क्या करेंगे बेटा, अब थर्ड नंबर बाय 3 एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट। हमने 3 से मल्टीप्लाई किया थर्ड नंबर में और सेकंड नंबर को उसमें ऐड कर दिया, वी गेट 11, हमें 11 मिल गया बेटा। अब बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, तो हमें क्या मिलता है बेटा, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर। हमें क्या मिल रहा है बेटा, डबल ऑफ द सेकंड नंबर। तो मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है बेटा, यहाँ पर आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा बेटा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो अब आपके पास में कहानी क्या होती है बेटा, कि आप यहाँ पर लिखेंगे, इक्वेशन आपके पास में आ चुकी है, तो आप बोलेंगे ax इज इक्वल टू b। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 1 1, b a, तो 1 1 1। अगला क्या बनेगा बेटा दूसरी इक्वेशन में, क्योंकि इसमें x तो है ही नहीं तो 0 हो गया, y की वैल्यू 1 है और z में 3 है बेटा। यहाँ पर x में 1 है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे बेटा 1 है। बाकी x में आप क्या लेंगे, x y और z ले लेंगे बेटा। और b की वैल्यू कितनी ले लेंगे बेटा, 6 11 और 0, 6 11 और 0। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है बेटा, सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है कि पहले आप इसका डिटरमिनेंट a निकाल कर देंगे क्या आता है, उसके बाद में आप इसका a इनवर्स निकालेंगे जो कि आप एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a से करेंगे। जब आप इतना कर लेंगे तो फिर आपके पास में कंडीशन क्या बनेगी, एक्स वाई जेड की बनेगी। तो एक्स वाई जेड, फिर यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बेटा, ए इनवर्स इंटू बी आ जाएगा। ए इनवर्स जो भी है वो आप पुट कर देंगे, बी की वैल्यू जो आपके पास में दिखी हुई है बेटा, बी की वैल्यू देखिए आप लोगों को मैं और फिर तरीके से दिखा देता हूँ। देखिए एक बार फिर से, ये बी की वैल्यूज हो गई पूरी की पूरी, ये बी की वैल्यू है, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू हो गई बेटा, ये पूरी की पूरी, और ये पूरी बेटा ए की वैल्यू हो गई आप लोगों को, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आपको काम करना है। तो ये हो गया बेटा एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू हो गई, ए इनवर्स आपके पास में ए से आप निकाल लेंगे, डिटरमिनेंट में तरीका बता दिया, बी की वैल्यू आप कैसे निकाल लेंगे वो भी आपको आ चुका है बेटा जी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं एक छोटा सा टॉपिक और ले लेता हूँ जो कि आपका है सिस्टम ऑफ, बेटा स्किप मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो दिक्कतों में आ जाओगे। अब जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ बेटा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो एक छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा अब उसको और जान लेते हैं और उसके बाद में हम टॉपिक पे विराम लगाएंगे। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताइए इनकंसिस्टेंट क्या है तो और कंसिस्टेंट क्या है बेटा, तो आप देखिए यहाँ पर कि अभी तक हमने क्या सीखा बेटा, अगर नॉन सिंगुलर है, अगर ए नॉन सिंगुलर है बेटा, नॉन सिंगुलर है, तो आप क्या करते थे बेटा, आप करते थे इसका इनवर्स निकाल देते थे, यानी ए इनवर्स, यानी ए एक्स इज इक्वल टू बी और एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी कर देते थे। तो ये हमारे पास केस फर्स्ट आ गया बेटा, केस फर्स्ट। लेकिन अगर मैं आपसे वही केस सेकंड की बात करता हूँ बेटा, केस सेकंड की, तो केस सेकंड में आपको क्या होगा, तो उस केस में ए यहाँ पे नॉन सिंगुलर है, अब यहाँ ए हो जाएगा बेटा सिंगुलर। अब मान लो एक केस ऐसा आ जाता है कि आपके पास ए सिंगुलर हो गया, ए सिंगुलर का मतलब क्या हुआ, इट मींस कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होगा, डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो सपोज करो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने पर ए यानी डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है, यानी सिंगुलर बन जाता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी आप कैलकुलेट करेंगे। तो ए से मैंने एडजॉइंट ए निकालना भी बताया हुआ है बेटा आपको, ये निकालने का तरीका कि कोफैक्टर्स निकाली, आप इससे कोफैक्टर्स निकालेंगे, उससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट निकल कर आ जाएगा बेटा। जिन्होंने वीडियो पूरी देखी है, स्किप नहीं की है बेटा, उनको ये फायदा होगा, उनको समझ में आ रहा होगा। तो एडजॉइंट निकाल, अब बी आपके पास क्या दिखाई दे रहा है बेटा, बी आपके पास ये दिखाई दे रहा है बेटा, ये रहा, आपको मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी। अब इसमें केस फर्स्ट और केस सेकंड बनेगा बेटा, केस फर्स्ट केस सेकंड क्या बनेगा जरा देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं।
अब इसमें केस फर्स्ट बनता है बेटा, अब इसमें केस फर्स्ट क्या बनता है, जैसे मान लो इफ एडजॉइंट ए इनटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 आता है, क्या आता है बेटा, नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 का मतलब यहाँ पर ओ है, ओ बीइंग जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे बेटा, जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है ऑल द एलिमेंट विल बी 0 अगर 2x2 की है बेटा, और अगर 3x3 की है तो सेम कहानी बनेगी बेटा इस तरह से, तो ये हो जाएगा 3x3 की मैट्रिक्स के अंदर। तो O बीइंग जीरो मैट्रिक्स बेटा, देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। उस केस में क्या होगा, देन मैं यहाँ पर हाईलाइट करके लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को इजीली है, देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, एग्जिस्ट नहीं करता है, और एंड सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन is known as inconsistent। और बेटा ये चीज मैंने, जिन्होंने मेरी इससे कल वाली वीडियो देखी होगी या पहली वीडियो देखी होगी, इससे पहले जिसमें मैंने लिखा हुआ कंसिस्टेंट वाली, तो उसमें मैंने बताया हुआ कि जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है बेटा उसका तो उसे कंसिस्टेंट बोला जाता है और बाकियों को इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। अब यहाँ पर बेटा केस सेकंड निकल कर आता है। अब केस सेकंड क्या निकल कर आता है बेटा, इसमें केस सेकंड निकल कर आता है कि इफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज इक्वल टू 0, तो उस केस में क्या होगा बेटा कि सिस्टम may be either consistent or inconsistent according as the system have either according as the system have either infinitely many solution और no solution। तो ये बात, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें कहानी क्या बनती है बेटा, इस वाले की ही बनती है, ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको दोनों बातें लिखा दी है बेटा जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और आपको बात समझ में आ जाए। इसमें मोस्टली वो क्वेश्चन आपका केवल इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट के रिगार्डिंग पूछता है कि आपका इनकंसिस्टेंट कौन सा है और कंसिस्टेंट कौन सा है। तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा कि इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, और अगर मान लो निकल कर आता है तो इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट अकॉर्डिंग एज द सिस्टम हैव मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन निकल कर आ जाता है बेटा। तो आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा बेटा। ये लर्निंग पोर्शन है थोड़ा सा, तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि क्या केस में क्या चीजें होती हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो कृपया अगर लाइक कर दिया करें, वीडियो देख करके एक लाइक कर दिया करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, हमें भी हिम्मत मिलती है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा और अच्छे से अच्छे उन्हें प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। बाकी का कोई भी दिक्कत अगर होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दें। जैसे एक फैक्टोपीडिया करके था जिसमें बच्चों ने बोला कि सर आप लोग प्लेलिस्ट बना दीजिए, जिससे हमें वीडियो देखने में दिक्कत होती है कि आप कौन सी वीडियो कहाँ पर है। तो बेटा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने एक मैट्रिक्स की वीडियो प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट में मैट्रिक्स की सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं एक ही जगह पर, आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। वही मैंने आपके लिए अब डिटरमिनेंट जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैं डिटरमिनेंट की भी पर्टिकुलर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिससे कि आपको वीडियोस ज्यादा ढूंढनी ना पड़े, आपको एक ही जगह पे सारी वीडियोस मिल जाए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी का थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।